हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। उसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। मतलब कि अब हमें यहाँ पर कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है ये चेक करना हो तो उसको डायमेंशनली भी हम लोग चेक कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर हम लोग ये देख चुके हैं कि कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो, जैसे कि लेंथ इनटू ब्रेथ था तो वो भी लेंथ के डायमेंशन में ही होगा। तो वहाँ पर जो पावर्स है पावर में एडिशन होगा, ये हमने देख लिया था। अगर मान लीजिए कि एल स्क्वेयर L2/L है तो वहाँ पर पावर्स में सब्ट्रैक्शन होगा। मतलब कि यहाँ पर L2/L/2/L/1 था तो 2 - 1 आंसर L/1 आएगा, राइट। तो यहाँ पर अब हम लोग जो भी इक्वेशन होगा उसको हम लोग डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं वो चेक करेंगे। वो देखने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये इक्वेशन एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है जो कि आपके काइनेमेटिक्स में ये इक्वेशन आएगा, राइट। अब हमें ये चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड जो भी डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन से मैच हो रहा है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। अगर हो रहा है तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, राइट, हम लोग ऐसा मान लेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं स्टार्ट करूँगा LHS से। LHS मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है x। तो x एक टाइप का डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन होगा L1, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे L, राइट। अब सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड तो सिर्फ x ही है। अब राइट हैंड साइड जाएंगे तो राइट हैंड साइड बहुत सारी क्वांटिटीज़ है। पहले x0 की बात करें तो x0 मतलब कि इनिशियल डिस्टेंस, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वन काइंड ऑफ लेंथ ही हुआ तो वहाँ पर भी L ही आएगा, राइट। तो ये करेक्ट हुआ। फिर दूसरे टर्म की अगर बात करें तो V0t है। तो V0t को अलग से लिखेंगे, उसका डायमेंशनल फार्मूला भी L ही होना चाहिए, तभी ये चीज़ सच होगी। तो V0t इज इक्वल टू, अब V0 मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि वन काइंड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशनल फार्मूला है L1t-1 एंड t की डायमेंशनल फार्मूला है T1। अब ऑब्वियस है ये -1 है ये 1 है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ क्या बचा L1। तो अभी भी ये करेक्ट है, ये सारे भी 1 वाले पावर्स है, राइट। तो अभी भी करेक्ट है। अब जानते हैं कि हाफ AT² L1 है कि नहीं। अगर वो L1 है तो हमारी इक्वेशन परफेक्टली डायमेंशनली करेक्ट होगी, राइट। तो यहाँ पर आगे हाफ AT² की बात करें। अब हाफ AT² में जो हाफ है वो तो एक कांस्टेंट टर्म है तो उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। आगे चलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला है L1t-2 और टी स्क्वायर मतलब कि T2। तो यहाँ पर डायरेक्टली ये कैंसिल हो जाएंगे टी वाले टर्म, तो बाकी बचेगा L1। तो ये भी L1 मिला, मतलब कि यहाँ पर LHS, राइट, LHS इज इक्वल टू RHS कंफर्म हुआ। मतलब कि लास्ट में हमें ऐसा लिख देना है कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, राइट। तो ये डायमेंशनली करेक्ट होगी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास ये इक्वेशन है F=mv²/r। अब इसको मुझे चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, राइट। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम चीज़ अप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे LHS। LHS में क्या है तो LHS में यहाँ पर फोर्स है, राइट। तो फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला मतलब कि M1L1t-2, ये फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला है, राइट। अब इसके आगे हम लोग यहाँ पर RHS देखेंगे तो RHS क्या है, mv²/r पूरा है तो इज इक्वल टू मास का डायमेंशनल फार्मूला है mv², मतलब कि यहाँ पर L1t-1 और उसका स्क्वायर अपॉन r मतलब कि रेडियस, रेडियस इज़ वन काइंड ऑफ लेंथ तो L1 लिखेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पर m मास मतलब कि M1, फिर L1 वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा पावर के साथ तो ये L2 हो जाएगा T-2 और L-1, राइट। अब यहाँ पर L बेस सेम है तो 2 - 1 डायरेक्टली कर लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आंसर
वो होगा m1l1t-2। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये LHS है और ये जो टर्म है वो है RHS। तो LHS इज इक्वल टू RHS मिल रहा है हमें, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन है दैट इज डायमेंशनली, राइट, तो वो डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी, v इट्स वेलोसिटी, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज द हाइट। चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर भी हम लोग LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS में फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर। हाफ एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, मास की डायमेंशन होगी m1, वेलोसिटी की डायमेंशन होगी L1t-1, बट उसका जो पावर है दैट इज़ 2 है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन होगी वो होगी m1l2t-2। सो दिस इज़ LHS। अब देखना है RHS उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, राइट। तो अब RHS की बात करें तो RHS में मास, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एंड h है, राइट। आपको अभी सिंबल से सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर तो दे दिया है m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी, g मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h मतलब हाइट। बट आपको अभी सिंबल से ही याद रख लेना है कि m क्या है, मास है, g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा, h हाइट ही होगा, राइट। तो अब यहाँ पर मास का डायमेंशन होगा m1, जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का डायमेंशन होगा L1t-2 एंड h इज़ वन काइंड ऑफ हाइट मतलब के लेंथ मतलब के L1 होगा। अब इसका सिंप्लीफिकेशन वो होगा m1l2t-2, राइट। तो ये हमारा RHS है। अब देखते हैं LHS और RHS दोनों सेम ही है। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, राइट, दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है सो दे आर डायमेंशनली करेक्ट, मतलब कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड टू इनवर्स, दैट ऑफ स्पीड v इज मीटर सेकेंड इनवर्स एंड ऑफ एक्सीलरेशन a इज मीटर सेकेंड टू इनवर्स। विच ऑफ द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी गिवन बिलो कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट, m स्टैंड्स फॉर द मास ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पर पहले तो SI यूनिट एनर्जी की ये दी गई है। अब यहाँ पर SI यूनिट देने का मतलब जो यूनिट्स है वो देने का मतलब ये हुआ कि उससे हम लोग डायमेंशनल फार्मूला जान सकते हैं। वेलोसिटी भी यूनिट में दिया है, डायमेंशनल फार्मूला मीटर मतलब लेंथ, सेकंड मतलब टाइम, राइट। एक्सीलरेशन भी यूनिट में दिया गया है मतलब मीटर, और सेकंड टू इनवर्स मतलब कि इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा L1t-2। तो यूनिट इसी वजह से सबके दिए गए हैं कि जिससे हम लोग यहाँ पर ये जितने भी इक्वेशन है, राइट, पांचों के पांचों इक्वेशन वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं ये चेक कर पाए। तो उसके लिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, राइट। तो पहला इक्वेशन उसमें LHS मतलब के एक एनर्जी है। अब एनर्जी के यूनिट पर से उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं तो किलोग्राम मतलब m1, फिर मीटर मतलब लेंथ L2 और सेकंड मतलब के t-2। तो ये उसकी डायमेंशनल फार्मूला हो गई। अब उसके RHS की बात करें तो RHS में अगर जाएं तो RHS, राइट, वो है m² v³। तो m² मतलब के मास, तो यहाँ पर m2 आएगा, और v³ मतलब लेंथ L1t-1⁻3। तो इसका कैलकुलेशन होगा m2l3t-2, राइट। क्योंकि ये m मास मतलब m2 और वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का यहाँ पर डायमेंशन है L1t-1⁻3। तो यहाँ पर LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, दोनों ही सेम नहीं है, दोनों ही मैच नहीं हो रहे हैं। सो दैट्स वाई दिस इक्वेशन इज़ नॉट डायमेंशनली करेक्ट,
राइट। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन पे। LHS है के मतलब एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला फिक्स है M1L2T-2, राइट। ये LHS है। अब इसके RHS की अगर बात करें तो RHS वो यहाँ पर होगा, ये है हाफ mv², मतलब कि हाफ mv², राइट। अब यहाँ पर ये जो हाफ है उसका तो कोई डायमेंशन ही नहीं होगा, तो हाफ उसका कोई डायमेंशन नहीं है। फिर है m मतलब कि m1। फिर है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन है L1T-1 रेज़ टू 2, तो उसका सिंप्लीफिकेशन है M1L2T-2, मतलब कि पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि LHS और RHS, तो LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों ही यहाँ पर मैच हो रहे हैं, दोनों सेम है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डायमेंशनली करेक्ट है। So this equation is dimensionally correct. Okay. Now moving on to third equation. थर्ड इक्वेशन में LHS फिर से काइनेटिक एनर्जी है, राइट। तो वहाँ पर अगेन डायमेंशन की बात करें तो M1L2T-2, राइट। अब RHS की बात करें तो RHS वो होगा इज इक्वल टू, यहाँ पर RHS है मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। तो मास का डायमेंशन है M1 और एक्सेलरेशन का डायमेंशन इस यूनिट के ऊपर से वो होगा L1T-2। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर दोनों ही मैच नहीं हो रहे, यहाँ पर L2 है और यहाँ पर L1 है। तो इसीलिए यहाँ पर LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, मतलब कि ये जो इक्वेशन है दैट इज़ डायमेंशनली इनकरेक्ट, राइट, डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। अब मूविंग ऑन टू फोर्थ इक्वेशन। तो यहाँ पर LHS है के, अगेन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी है M1L2T-2, ये उसकी इक्वेशन है। अब यहाँ पर RHS की बात की जाए तो RHS वो इक्वेशन है 3/16, एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू की कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पर m उसका डायमेंशन है M1 और L1T-1 वेलोसिटी का डायमेंशन रेज़ टू 2, तो यहाँ पर इक्वेशन बनेगी वो होगी M1L2T-2। अब यहाँ पर देखा जाए तो दोनों मैच हो रहे हैं, मतलब कि जो टर्म है मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फिफ्थ इक्वेशन। यहाँ पर LHS क्या है कि अगेन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला, तो एनर्जी है फिक्स है M1L2T-2, राइट। ये LHS फिक्स हो गया। अब यहाँ पर RHS लिखते हैं, तो RHS क्या है, हाफ mv², ओके। यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर पहले हाफ mv² को का हिसाब कर लेते हैं। हाफ mv² का हिसाब करेंगे तो हाफ तो कांस्टेंट है, तो मास का M1, वेलोसिटी का L2T-2, राइट। तो यहाँ पर ये तो मैच हो गया, अब ये भी मैच होना चाहिए, तो मास इंटू एक्सेलरेशन उसको ब्रैकेट में लिखेंगे और उसका डायमेंशन होगा, मास का डायमेंशन M1, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है L1T-2। तो यहाँ पर ये और ये मैच नहीं हो रहा है। RHS में जितने भी एडिशन वाले टर्म हैं वो लेफ्ट हैंड साइड मैच होने चाहिए, तो ये और ये दोनों ही मैच नहीं हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा कि LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो इसीलिए ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, राइट। तो हमने यहाँ पर सारी इक्वेशंस देखी, करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो मेन चीज़ यहाँ पर ये ध्यान में रखनी है कि जब कभी इक्वेशन की बात हो तो आपको LHS और RHS दोनों के ही डायमेंशंस को कंपेयर करना है, उससे ही पता चलेगा कि कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज़, मतलब कि मान लीजिए कि एक फिज़िकल क्वांटिटी
दूसरे 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। तो वहाँ पर हमें सबकी इंडिविजुअल डायमेंशन फॉर्मूला पता होनी चाहिए, तो हम उन सभी का रिलेशन यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिपेंडेंस का फ़ायदा हमें मिल सकता है कोई भी फॉर्मूला को फॉर्म करने के लिए, राइट। तो हमें अगर कोई एक फिज़िकल क्वांटिटी जो कि दूसरे 3 फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंडेंट है, या फिर वो डिपेंडेंस अगर हमें वो रिलेशन अगर पता हो, तो हम लोग वो पूरी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। जैसे कि हमें अगर पता है कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इज डिपेंड्स ऑन लेंथ, मतलब अगर हमें यहाँ पर सिंपल पेंडुलम ध्यान में लिया, राइट, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कौन से फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंडेंट है, तो जैसे कि टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंडेंट है, फिर वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंडेंट है, और फिर वो मास ऑफ बॉब पे डिपेंडेंट है। तो ये 3 चीज़ों का डिपेंडेंस हमें पता है, राइट, कि टाइम पीरियड इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है। तो हम लोग इजीली इन रिलेशन को हम लोग रिप्रेजेंट या फिर डिराइव कर सकते हैं, राइट। तो अब उसके ऊपर से ही हम लोग एक एग्जांपल समझेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पर कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on its length L, mass of bob m, acceleration due to gravity g. Derive the expression for its time period using method of dimensions. तो बेसिकली यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम है जिसमें एक बॉब लटका हुआ एक स्ट्रिंग के साथ, राइट। तो यहाँ पर उस की जो लेंथ है, मतलब कि यहाँ पर जो भी सिंपल पेंडुलम का जो भी टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड उस सिंपल पेंडुलम के लेंथ पे डिपेंडेंट है, उस बॉब के मास पे डिपेंडेंट है, और यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंडेंट है। तो डायमेंशनल फार्मूला की मदद से यहाँ पर उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। किसकी इक्वेशन फाइंड करनी है? पीरियोडिक टाइम की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पर पीरियोडिक टाइम की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम लोग एज्यूम करेंगे कि t इज इक्वल टू किन फिजिकल डायमेंशन पर डिपेंड है, तो t इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा, राइट। फिर उसके बाद l, g और m पे डिपेंडेंट है, राइट। जिस पे डिपेंडेंट है उसके पावर्स हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं l रेस टू x, g रेस टू y एंड m रेस टू z। यहाँ पर 3 पावर है, राइट, एक्स वाई एंड जेड, तीनों डायमेंशन के। तो जैसे हम लोग आगे कर रहे थे, पहले एल एच एस फाइंड करेंगे। एल एच एस यहाँ पर कितना है? तो एल एच एस है पीरियोडिक टाइम टी, राइट। तो यहाँ पर T1 आएगा। अब T1 है तो बाकी सारे डायमेंशंस में वो ज़ीरो हो जाएगा, मतलब कि m रेस टू ज़ीरो, l रेस टू ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा कंप्लीट एल एच एस हुआ। अब इसके बाद आर एच एस फाइंड करेंगे। तो आर एच एस में यहाँ पर पहले है k इज कांस्टेंट, तो k कांस्टेंट है, तो पहले है लेंथ रेस टू x, राइट। तो लेंथ रेस टू x, उसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन रेस टू y एंड मास रेस टू z, राइट। अब यहाँ पर सबके डायमेंशंस लिख लेते हैं। तो लेंथ का डायमेंशंस है L1 रेस टू x, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का डायमेंशन है L1 t माइनस टू, तो रेस टू y, और थर्ड डायमेंशन है मास का डायमेंशन है m1 रेस टू z, राइट। अब यहाँ पर पावर का मल्टीप्लिकेशंस हो गए, तो पावर के मल्टीप्लिकेशंस में यहाँ पर मिलेगा l रेस टू x, फिर यहाँ पर l रेस टू y, t रेस टू माइनस टू वाई एंड m रेस टू z, राइट। अब इसको फिर से अगर रीराइट करेंगे तो इक्वेशन हमारी मिलने वाली है, वो है यहाँ पर m रेस टू z, फिर आता है l रेस टू x प्लस वाई, और फिर लास्ट में t रेस टू माइनस टू वाई, राइट। अब ये हमारा आर एच एस है। अब यहाँ पर एल एच एस और आर एच एस दोनों को ही कंपेयर करना है। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, तो यहाँ पर दोनों की कंपैरिजन करेंगे, और पावर्स में भी दोनों की कंपैरिजन होगी। तो पावर्स में कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पर एल एच एस में एम रेस टू ज़ीरो है, आर एच एस में एम रेस टू जेड है। तो यहाँ पर पहले क्या मिलने वाला है हमें? तो वो होगा जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो जेड मिल गया। फिर यहाँ पर एल रेस टू एक्स प्लस वाई है आर एच एस में,
और LHS में L⁻0 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कंपैरिजन में x + y = 0। एंड थर्ड में LHS में है T⁻1, RHS में है T⁻−2y, तो 1 = -2y, राइट। तो यहाँ पर y को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, तो y = -1/2 और y की फॉर्मूला यहाँ पर रखेंगे, तो x फिर आएगा -1/2 = 0, राइट। अब -1/2 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x = +1/2 मिलेगा। तो यहाँ पर हमें z भी मिल गया, y भी मिल गया और x भी मिल गया। अब तीनों को यहाँ पर हम लोग पावर्स में लिखेंगे तो पूरी फॉर्मूला भी हमें मिल जाएगी। यहाँ पर पावर के फॉर्म में जहाँ पर x था वहाँ पर ⁻1/2 आ जाएगा, जहाँ पर y था वहाँ पर -1/2 और जहाँ पर z था वहाँ पर 0। तो m⁻0 मतलब कि ये टर्म तो कैंसिल हो गया, मतलब कि हमने जो एज्यूम किया था वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, मतलब कि जो टाइम पीरियड है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो अब इसको अगर इक्वेशन को रीराइट करें तो t = k L⁻1/2 g⁻−1/2 बचेगा, राइट। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो t = जो भी पावर 1/2 में होता है वो एक्चुअली अंडर रूट होता है, तो l के रेज टू +1/2 था तो वो ऊपर रहेगा और g के रेज टू -1/2 है इसलिए वो नीचे जाएगा। तो ये हमारी फाइनल फार्मूला मिलेगी। बट एक्सपेरिमेंटली अगर हम लोग फाइंड करें तो k की जो वैल्यू है, मतलब k कांस्टेंट है, तो एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू सिंपल पेंडुलम में आती है 2π, तो k = 2π। तो हमारी फॉर्मूला अब आगे बन जाएगी t = 2π √L/g। तो हमने यहाँ पर पीरियोडिक टाइम की फॉर्मूला फाइंड की, सिंपल पेंडुलम के पीरियोडिक टाइम की, राइट। तो हमने यहाँ पर सिर्फ डिपेंडेंस की मदद से, डायमेंशनल फार्मूलाज की मदद से पूरी इक्वेशन को डिराइव कर दिया। तो डायमेंशन से हम लोग पूरी इक्वेशन को भी फाइंड कर सकते हैं।